नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार्य शिक्षा केंद्र में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा बिना देरी किए। दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे थे नवरस श्रृंखला और आज हमारी श्रृंखला हो गई पूरी। एक्चुअली कल हो चुकी है पूरी, तो आज से हम शुरू करेंगे छंद श्रृंखला। आज मैं आपको केवल छंद का परिचय खाली करवाऊंगी। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। शीर्षक है छंद का परिचय। प्रस्तुतकर्ता आचार्य शिक्षा केंद्र, शिक्षा से सफलता तक। सबसे पहले ये जानते हैं दोस्तों कि गद्य और कविता में अंतर क्या होता है। देखिए, गद्य को तो हम साधारण रूप में पढ़ते हैं, जैसे बातचीत करते हैं, किंतु कविता को हम हमेशा गाकर पढ़ते हैं। आपने सोचा है कभी कविता को हम गा कैसे पाते हैं? कविता को गाया जाता है ना, तो कैसे गाया जाता है? जब कविता को पढ़ते हैं तो एक लय होती है, एक ताल होती है, और यदि लय ना हो तो कविता कविता की तरह नहीं लगती। ये लय कविता को गति भी देती है, बीच में यति भी आती है, और पढ़ने में संगीत उत्पन्न होता है। लय से ही तो संगीत आता है कविता में। सोचिए, कविता संगीतमय ना होती तो क्या कविता में वही रस, वही आनंद आता जो आता है वास्तव में? फिर क्या कविता और गद्य में कोई अंतर रह जाता? निश्चित रूप से नहीं। इसलिए आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत कर रहे हैं छंद की, ये छंद ही है जिसकी वजह से हम कविता को गा पाते हैं। छंद अनेक प्रकार के होते हैं और ये सभी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। आज पहले पूरा परिचय पढ़ लेते हैं। इस लयबद्ध व्यवस्था को ही छंद कहते हैं। जो कविता में लय होती है ना, जो लयबद्ध व्यवस्था होती है कविता की, उसको छंद कहते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर चार चार लाइनें रहती हैं एक एक साथ में। एक स्टैंजा में 4 लाइनें होती हैं, एक पद में 4 लाइनें होती हैं। वो पूरा पद जो होता है गाने के लिए होता है। उसके कई सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो आपको कविता अच्छे से याद हो जाती है, बीच में कोई भी शब्द आप भूलते नहीं हैं। छंद का अर्थ देखते हैं। छंद का अर्थ होता है बांधना, व्यवस्थित करना और लय में रखना। अर्थात कविता को निश्चित नियमों में बांधने की प्रक्रिया ही छंद कहलाती है। अथवा कविता में शब्दों को व्यवस्थित करके रखना या लय में रखना ही छंद कहलाता है। छंद की परिभाषा: वर्णों अथवा मात्राओं की निश्चित व्यवस्था से निर्मित काव्य रचना को छंद कहते हैं। अर्थात जिस कविता में वर्ण या मात्राएं निश्चित नियमों के अनुसार व्यवस्थित हों, वह छंद कहलाती है। छंद की आवश्यकता क्यों होती है, अर्थात इसका महत्व क्या है, इसके लाभ क्या हैं, आइए पढ़ते हैं। कविता में लय आती है, कविता मधुर बनती है। जब लय आएगी तो कविता मधुर बनती है। याद रखना आसान होता है, बिल्कुल याद रखना। एक भी शब्द, यदि आप लय के साथ कविता पढ़ते हैं तो आप एक भी शब्द भूलेंगे तो आपको अधूरा लगेगा, तो आप फिर से याद करेंगे। कविता प्रभावशाली बनती है, सौंदर्य और संगीतात्मकता बढ़ती है। एक इसमें जो दिया नहीं है दोस्तों, कविता में प्रवाह आता है, कविता का प्रवाह बढ़ता है लय से। छंद के मुख्य अंग हैं वर्ण, मात्रा, यति, गति और चरण। इन्हीं के आधार पर छंद की रचना होती है और इन्हीं के आधार पर छंद के भेद भी मिलेंगे आपको। तो वर्ण क्या है दोस्तों? हम सभी जानते हैं वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और खंड ना किए जा सके, वर्ण कहलाती है। उदाहरण दिया है क, धन, मा, धन, ल, कमल। यहाँ का, मा और ला 3 वर्ण हैं। मात्रा है, किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं।
वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को भी मात्रा कहते हैं तथा जब व्यंजन वर्णों के साथ स्वर्ण वर्ण सम्मिलित होते हैं तो वे अपने मूल रूप में न आकर मात्रा के रूप में ही आते हैं। अभी हम मात्राओं में गिनेंगे तो हम वर्णों की ही गिनती गिनेंगे, वर्णों को गिनेंगे तो मात्रा के रूप में सारे वर्णों को गिनेंगे, तब हम इसको गिनेंगे, सारे स्वर और व्यंजन सबको गिनेंगे। स्वरों के साथ में व्यंजनों के साथ में जब स्वर आते हैं तो वे मात्रा के रूप में आते हैं। देखिए, छोटा आ को एक मात्रा, बड़ा आ को दो मात्रा, छोटी ई को एक मात्रा, बड़ी ई को दो मात्रा। अर्थात यदि कम ह्रस्व स्वर आ रहा है तो मात्रा एक होगी और अगर यदि दीर्घ स्वर आ रहा है तो मात्रा दो हो जाएंगी। यति, गति और चरण। तो यति देखते हैं क्या होती है। यति होता है कविता पढ़ते समय लिया जाने वाला विराम। गति होती है कविता पढ़ने की चाल या प्रवाह। चरण होता है कविता की प्रत्येक पंक्ति या उसका भाग। मान लीजिए हमने कहा, एक्चुअली कहा नहीं, एक कविता गाई। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले। तो ये बीच में रुके हैं ना, वो जहाँ पे रुके हैं वही यति थी और जिस प्रवाह में बोला गया है कविता को वो गति थी। चरण, ये जो दो लाइनें मैंने एक साथ में बोली, ये पूरा एक चरण था। छंद के प्रकार। छंद तीन प्रकार के होते हैं। वर्णिक छंद या वार्णिक छंद, इसमें वर्णों की संख्या गिनी जाती है। दूसरे होते हैं मात्रिक छंद, इसमें मात्राओं की संख्या गिनी जाती है। और मुक्त छंद, इसमें ना वर्णों की संख्या गिनी जाती है ना ही मात्राओं की। इनका विस्तृत अध्ययन तो हम धीरे धीरे करके एक एक करके सारे टॉपिक को अलग अलग पढ़ेंगे। अभी देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे संगीत बिना ताल के अधूरा लगता है, वैसे ही कविता बिना छंद के अपना सौंदर्य खो देती है। छंद कविता की आत्मा नहीं बल्कि उसकी लय और संगीतात्मकता का आधार है। यहाँ पे एक्चुअली ही नहीं आया। छंद कविता की आत्मा ही नहीं बल्कि उसकी लय और संगीतात्मकता का आधार है। पुनरावृत्ति में हमने सीखा छंद का अर्थ, छंद की परिभाषा, छंद की आवश्यकता, छंद के मुख्य अंग और छंद के प्रकार। नहीं, अभी हमने छंद के प्रकार पढ़े हैं, वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक। अब आपके लिए अभ्यास प्रश्न है। छंद किसे कहते हैं, छंद का अर्थ क्या है, छंद के 5 अंग लिखिए, छंद के 2 प्रकार लिखिए, यति किसे कहते हैं यह भी बताइए। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट में देने हैं दोस्तों, और ज़रूर ही देने हैं। या तो इनके आंसर दे दीजिए या तो ये लिख दीजिए कि नहीं कक्षा को यहीं बंद कर दीजिए। आप ये भी लिख दीजिए कक्षा को यहीं बंद कर दीजिए, चलेगा। कमेंट ज़रूर करें बस। ये गृह कार्य है आपका। छंद की परिभाषा याद कीजिए, छंद के 5 अंग लिखिए और छंद के प्रकारों के नाम याद कीजिए। इसी के साथ हमारी आज की कक्षा होती है पूर्ण। कल फिर मिलेंगे। शीर्षक यही रहेगा किंतु उपशीर्षक बदल जाएगा। शीर्षक यही रहेगा किंतु उपशीर्षक बदल जाएगा। कल हम पढ़ेंगे छंद के मुख्य अंग, तो चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में क्विज में। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहें। देखते रहिए आपका अपना चैनल आचार्य शिक्षा केंद्र, शिक्षा से सफलता तक।
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।